अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 1 का 9th क्लास का जो है वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.4 कर रहे हैं, जिसमें डिज़ाइनिंग द फ्लो चार्ट है। ठीक है, फ्लो चार्ट को हम डिज़ाइन करेंगे। फ्लो चार्ट के बारे में हमने क्या रीड किया था कि फ्लो चार्ट इज़ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, राइट। कि हम जो स्टेप्स बनाते हैं, टू डू लिस्ट बनाते हैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बेस्ट सॉल्यूशंस देने के लिए, तो उनमें से जो हम सॉल्यूशन को बेस्ट सिलेक्ट करते हैं उसको, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को जो है वो फ्लो चार्ट कहा जाता है। तो आइए देखते हैं हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.4 कौन सा है जी। ड्रा द फ्लो चार्ट फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम्स गिवन है, इनके फ्लो चार्ट्स को हमने डिज़ाइन करना है। तो 1 बाय 1 जो है हम इसके फ्लो चार्ट को डिज़ाइन करने की तरफ चलते हैं। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर इसका 1 है कि कैलकुलेट द लीप ईयर फ्लो चार्ट। जी तो बच्चों, ये सबसे पहला क्वेश्चन है जी, टू फाइंड द लीप ईयर ऑफ एनी नंबर, यानी हम उसको ईयर बताएंगे, वो हमें बताएगा कि ये साल जो है वो लीप का है या नहीं है। तो इसका फ्लो चार्ट कैसे बनेगा? सबसे पहले स्टार्ट का जो है वो आपके पास आइकन आ जाएगा, सिंबल आ जाएगा ओवल शेप में। उसके बाद जो है वो पैरेललोग्राम आ जाएगी, किस लिए कि हमने इनपुट लेनी है, जिसमें यूज़र ये बताएगा कि ईयर कौन सा है। उसको हमने नेम दे दिया एक्स, ठीक है। उसके ऊपर फिर हमने फ्लो चार्ट का ये डिसीजन मेकिंग का सिंबल पढ़ा था, डायमंड सिंबल। उसमें हम क्या कंडीशन लगाएंगे, और ये सिंबल हमेशा इफ के लिए यूज होता है। और ये बात आपने याद रखनी है कि इसमें से हमेशा 2 एरोज निकलते हैं। एक एरो जो है वो डिसीजन बेसिकली है ना ये, तो एक एरो निकलेगा ट्रू के केस में, यानी इसके अंदर हमने जितनी भी कंडीशंस दी हुई हैं वो अगर ट्रू हो जाएंगी तो हमारा ये ट्रू वाला केस फिर अक्कर हो जाता है। और अगर उनमें से कोई फॉल्स हो जाती है तो फिर फॉल्स के केस में हमारा सेकंड केस जो है वो परफॉर्म होता है, राइट। तो अब हम लीप ईयर के लिए क्या कंडीशन लगाएंगे कि इफ एक्स, ये एक्स जो हमने ऊपर इनपुट लिया था, इफ एक्स जो है वो हम परसेंटेज का साइन हम किस लिए यूज करते थे कि हमारा जो है वो कोशेंट मिले, ठीक है। परसेंटेज का साइन हम यूज करेंगे और डिवाइडेड बाय 4 की अगर हम उसको 4 से डिवाइड करते हैं और आंसर 0 आता है, ठीक है। कि अगर हम वो जो ईयर दिया है एक्स, उसको हमने लिया, अगर उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा 0 आता है। एंड, और उसके साथ साथ ये एंड की कंडीशन क्या पूरी करे कि एंड एक्स को अगर हम 100 से डिवाइड करें, ठीक है, तो आंसर 0 ना आए। मतलब ये एंड का क्या मतलब है कि ये दोनों कंडीशंस, एंड किसके बिटवीन लगा हुआ है, दिस कंडीशन एंड दिस कंडीशन। इन दोनों कंडीशंस में से अगर एक भी, हमारी दोनों कंडीशंस को पूरा होना जरूरी है कि अगर हम एक्स को, एक्स क्या था, ये नंबर जो हमने, ईयर जो हमने लिया था, उसको अगर हम 4 से डिवाइड करें या, और आंसर हमारा 0 आए, और या उस एक्स को हम 100 से डिवाइड करें और आंसर 0 ना आए, यानी 4 से डिवाइड करने की सूरत में आंसर हमारा 0 आए और 100 से डिवाइड करने की सूरत में आंसर हमारा जो है वो 0 ना आए, ठीक है जी। यानी रिमाइंडर जो होता है हमारा, आप मॉड लगाएंगे ना इसमें, GW बेसिक में जो है वो मॉड यूज होता है रिमाइंडर लेने के लिए। तो आप क्या करेंगे, इफ x mod 4 इज इक्वल टू 0 एंड x mod 100 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये दो कंडीशंस एक साथ हो गई। उसके अलावा तीसरी कंडीशन क्या है, और की है, ये और का साइन लगा हुआ है, और x जो है अगर जो उसको 400 से मॉड लें और आंसर 0 आए, ठीक है। या ये दोनों कंडीशंस पूरी हो जाए, या फिर क्या है, ये कंडीशन पूरी हो जाए, ठीक है। क्योंकि ये देखें, ये ब्रैकेट्स, यहाँ पे एक ब्रैकेट तो इसकी है ना, और ये ब्रैकेट जो क्लोज हो रही है वो किसकी है, वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वो यहाँ इफ के साथ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि यानी एक, ये दो मिला के एक कंडीशन बन गई और ये दूसरी कंडीशन बन गई कि या ये पूरी हो जाए दोनों, या फिर ये एक कंडीशन पूरी हो जाए, दो, ठीक हो गया। ये दो कंडीशंस उसने मेनली लगा दी, इसको तो मिला के एक बना दिया ना, और एक ये हो गई,
ठीक है, या ये दोनों पूरी हो या ये एक पूरी हो जाए। ठीक है, तो क्या हो, ट्रू हो जाए ये, तो क्या हो हमारा डिस्प्ले लीप ईयर। ठीक हो गया। और अगर फॉल्स हो जाए तो वो डिस्प्ले नॉट लीप ईयर, राइट। तो और ये एट अ टाइम जो है या फॉल्स होगा या ट्रू होगा, दोनों जो है वो एक टाइम पे पूरे नहीं हो सकते। ठीक है, अब ये देखें, ये भी हमारी आउटपुट थी, जाहिर है इन दोनों में से एक टाइम पे एक पूरी होगी ना, लेकिन है तो दोनों आउटपुट, इसलिए जो है इसको पैरेललोग्राम में जो है वो शो किया गया है। ठीक हो गया। और उसके बाद जब ये हमारा रिजल्ट आउटपुट हमारी प्रिंट करा देगा तो ये हमारा एंड का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो छोटा सा ये फ्लो चार्ट है। सबसे पहले रिवाइज कर लें हम, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, ये एरो जो है वो फ्लो लाइन को शो कर रहे हैं। ये जो पैरेललोग्राम है ये इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ होता है। ये डायमंड का जो है वो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक हो गया। और उसके बाद देखें तो एक्स हमने लिया, एक्स पे हमने कंडीशन लगा दी कि एक्स 4 से मॉड हो और आंसर 0 आए, यदि रिमाइंडर 0 आए, एंड 100 से मॉड हो और आंसर 0 ना आए। एक ये या ये पूरा हो जाए, या फिर क्या हो कि अगर हम x को 400 से मॉड लेते हैं तो आंसर जो है वो 0 आए। अगर ये हमारी कंडीशंस ट्रू हो जाती हैं तो हमारा वो डिस्प्ले लीप ईयर कर देता है, अदरवाइज जो है वो लीप ईयर नहीं होता। ठीक है, और ये एंड हो जाता है इनमें से वट एवर, कोई सी एक जो है वो कंडीशंस हमारा आउटपुट जो है वो डिस्प्ले होती है। ठीक है जी, ये तो हो गया लीप ईयर का क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनपुट 2 नंबर्स n1 एंड n2, डिटरमिन वेदर n1 डिवाइड्स n2 और नॉट। अब इसका क्या मतलब है, उसने कहा कि 2 नंबर्स इनपुट करवाएं, एक n1 हो और एक n2 हो, यानी उनके वेरिएबल्स के नाम उसने बता दिए। और डिटरमिन हमने फाइंड आउट क्या करना है कि n1 जो है वो डिवाइड्स होता है n2 से। ठीक है, डिवाइड्स का मतलब है कि वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है या नहीं होता। ठीक है जी, अब हम इसके फ्लो चार्ट को देखते हैं कि वो कैसे ड्रॉ होता है। दिस वन इज द फ्लो चार्ट, n1 डिवाइड्स n2 फ्लो चार्ट, राइट। स्टार्ट किया उसको, ये भी एक ओवल शेप है, इसको इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। ठीक है जी, ये इनपुट हमने ली, इनपुट n1 और n2, राइट। इफ n1 मॉड n2 इज इक्वल टू 0, मॉड हमने क्या कहा था, किस लिए हम लेते हैं कि हमें रिमाइंडर का पता चले। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं सिंपल स्लैश से तो क्या होता है, जैसे मैथ में हम डिवाइड का साइन लगाते हैं ना, अगर हम उससे करेंगे तो हमें कोशेंट मिलता है। लेकिन अगर हमने रिमाइंडर को चेक करना हो तो रिमाइंडर हमें कौन सा जो है वो प्रोवाइड करता है, ऑपरेटर मॉड ऑपरेटर। तो हमने अब जाहिर है अब हमने ये देखना है ना कि वो पूरा पूरा डिवाइड करता है या नहीं करता। ठीक है, तो उस सूरत में हमें क्या है, मॉड लगाना पड़ेगा रिमाइंडर चेक करने के लिए। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर हमें तब पता चलेगा कि पूरा पूरा डिवाइड करता है जब रिमाइंडर हमारा 0 होगा। तो हमने क्या लगाया, इफ n1 मॉड n2 इज इक्वल टू 0, कि अगर जो रिमाइंडर हमारा इनको डिवाइड करके रिमाइंडर हमारा 0 हो। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो यस की सूरत में आउटपुट क्या आएगी, कैन बी डिवाइडेड। उसने यही पूछा था ना कि डिटरमिन करें कि वो डिवाइड्स करता है n2 को कि नहीं करता। अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, यानी रिमाइंडर हमारा 0 होता है, तो कैन बी डिवाइडेड का हम मैसेज जो है वो प्रिंट कराएंगे। ठीक है, और अगर नो यानी नहीं होता, ये हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होती और हमारा रिमाइंडर 0 नहीं होता, जैसे 5 को फर्ज करें n1 5 है और n2 जो है वो 2 है, इसको हम डिवाइड करें 2 2 इज द 4 आएगा और 1 रिमाइंडर हो जाएगा, तो ये केस जो है वो फॉल्स हो जाएगा, नो का केस आ जाएगा। तो फिर हमारा जो पॉइंटर है कंपाइलर का वो आ जाएगा यहाँ पे कैन नॉट बी डिवाइडेड वाले पे, यानी फिर येस की कंडीशन नहीं जो है वो रन होगी, फिर नो की कंडीशन रन होगी और आउटपुट कैन नॉट बी डिवाइडेड का जो है आपको मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा और फिर यहाँ से जो है ये फ्लो एंड की तरफ आ जाएगा, यानी फिर इधर जाएगा ही नहीं, क्योंकि डिसीजन के केस में इफ कंडीशन में एक टाइम पे एक कंडीशन होती है, या वो येस होता है या वो नो होता है, दोनों एक साथ नहीं परफॉर्म होते। येस के केस में आएगा तो यहाँ से आके आउटपुट प्रिंट कराएगा और एंड हो जाएगा। अगर नो के केस में जाएगा तो यहाँ से इधर फ्लो चला जाएगा, आउटपुट आपको प्रिंट कराएगा और वापस जो है वो एंड की तरफ आ जाएगा।
ठीक है जी, ये बहुत सिंपल सा था, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनपुट अ नंबर एंड कैलकुलेट्स इट्स फैक्टोरियल। फैक्टोरियल हमने कैलकुलेट करना है। फैक्टोरियल क्या होता है कि फर्ज करें अगर हमारे पास कोई एक हम नंबर लेते हैं और हम कहते हैं जी इसका फैक्टोरियल मालूम करें। फॉर एग्जांपल हमने 4 नंबर लिया, तो फैक्टोरियल इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे कि या तो हम 4 से शुरू करेंगे और बैकवर्ड 1 की तरफ को जाएंगे और जितने पीछे कैरेक्टर्स होंगे 4 से बैक पे उनको सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दैट विल बी कैलकुलेटेड द फैक्टोरियल। या फिर हम क्या करेंगे कि 1 से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि 1 तक ही जाना है ना आपने, 1 से स्टार्ट करेंगे और जो भी नंबर होगा उस नंबर तक चले जाएंगे। यानी दोनों तरीकों से आप इसका प्रोग्राम या फ्लो चार्ट जो है वो बना सकते हैं किसी भी, यानी ठीक है जी। फैक्टोरियल जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम 2 तरीकों से प्रोग्राम बना सकते हैं, या तो हम उस नंबर को लेके बैकवर्ड की तरफ जाएं, बैक की तरफ जाएं अप टू 1 जब तक हमें 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं हो जाती, या फिर हम 1 से स्टार्ट करें और वो जो नंबर हमने, ये वाला नंबर जो हमने इनपुट करवाया है उस तक जाएं। लेकिन जो हमने कैलकुलेशन करनी है वो यही होगी कि जितने 1 और उस नंबर के दरमियान में नंबर्स होंगे, डिजिट्स होंगे, उनको आपस में जो है वो मल्टीप्लाई करके जो एंड पे आपका आंसर निकलेगा वो आपका जो है फाइनल आंसर होगा। आइए देखते हैं इसका फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं जी। अ फ्लो चार्ट ऑफ द टू कंप्यूट एन, राइट। फैक्टोरियल निकालने के लिए देखें, अभी जो मैंने आपको फार्मूला बताया कि फैक्टोरियल कैसे निकलेगा, 1 से स्टार्ट करेंगे और जितने भी n हमने वो नंबर लिया कि जिस नंबर का हमने फैक्टोरियल मालूम करना है, यानी 1 से शुरू करना है और मल्टीप्लाई करते जाना है उस n नंबर तक, जो भी नंबर हम उसको देंगे। तो इसका कैसे बनेगा फ्लो चार्ट, स्टार्ट, राइट, इनपुट n यानी वो नंबर जिस नंबर का हमने फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, उसके बाद नेक्स्ट में ये कंप्यूटेशन हो रही है, देखें रेक्टेंगल बनी हुई है। रेक्टेंगल में क्या हुआ, m इज इक्वल टू 1 और f इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमने इसको 1 दोनों को क्यों असाइन किया है, इसलिए असाइन किया है कि हमने इसको लेके चलना है 1 से, ठीक है। तो ये आप यूं समझ लें कि ये m जो है ये 1 हमने इसको इसलिए असाइन किया कि 1 से हमारी कैलकुलेशंस मल्टीप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट होंगी। और f को हमने 1 इसलिए दिया है, आपने आइडेंटिटी एलिमेंट पढ़ा होगा कि अगर किसी चीज में जो है वो 0 प्लस कर दें तो भी उस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं होता, और मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मत फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10,000 भी है, फर्ज करें f की वैल्यू 10,000 है और अगर हम उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तब भी आपका f जो है वो 10,000 ही रहेगा, उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। और प्लस के केस में क्या है कि अगर किसी चीज में 0 ऐड कर दें तब आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज कॉल्ड द आइडेंटिटी एलिमेंट, राइट। तो ये आप मैथ्स में भी पढ़ चुके हैं, ये हमने कंप्यूटर्स में लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा में भी पढ़ा है कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। अब इसको हम यूज करते हैं और इनको यहाँ प्रोग्रामिंग में हमेशा इनको अगर हम मल्टीप्लिकेशन का जो है वो प्रोग्राम बना रहे हों तो जिस भी नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन होनी हो, जिस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन होनी हो, उसको हम 1 जरूर असाइन करते हैं। और जिस वेरिएबल में हमने प्लस एडिटिव प्लस करना हो ना, कि हमने जैसे 3 + 2 + 5 किया है और हमने 3 + 2 को प्लस करके कितना आ गया, 5 आ गया, और फिर उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे और फिर अगला 5 उसके अंदर जो है हम सम करेंगे, तो उसमें हमें उस वेरिएबल को 0 असाइन करना सबसे पहले जरूरी होता है। क्यों? उसकी रीजन ये है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हमने यहाँ पे f वेरिएबल लिया है जिसमें हमारा आंसर आएगा, तो हो सकता है कि वहाँ रैम के अंदर कोई f नाम का वेरिएबल पहले से पड़ा हो, और उसकी जाहिर है अगर कोई वेरिएबल पड़ा होगा तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू भी उसको जरूर असाइन हुई होगी। तो हम इसको 1 इसलिए कर देते हैं ताकि अगर वहां पे उसको इस किस्म का, इस नाम का जो हमने वेरिएबल नेम असाइन किया है, इस नाम का कोई सा भी दूसरा वेरिएबल मिलता है तो क्या हो कि उसको जो है वो कम ना करे, यानी उसकी वैल्यू को वो वाली वैल्यू ना फर्ज कर ले जो उसकी पहले पड़ी हुई है,
ठीक है, वरना उसको हम कहते हैं गार्बेज वैल्यू। ठीक हो गया कि वो कहीं वो वाली वैल्यू उठा के मल्टीप्लिकेशन या सम करना स्टार्ट ना कर दे। हम उसको अपने प्रोग्राम के लिए न्यू वैल्यूज असाइन करते हैं हमेशा किसी भी उस वेरिएबल के लिए। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि किसी भी उस वेरिएबल के लिए जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन, कॉन्टिन्यूअस मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी हो या फिर हमने उसमें कॉन्टिन्यूअस एडिशन परफॉर्म करनी हो। एडिशन वाले में हम वेरिएबल को 0 असाइन करते हैं एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, और मल्टीप्लिकेशन वाले में हम एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम उस वेरिएबल को 1 असाइन करते हैं, ताकि 1 से मल्टीप्लाई होके हमारे आंसर पे कोई फर्क ना पड़े और वो गार्बेज वैल्यू भी हट जाएगी। ठीक है जी, दोनों काम जो है वो ठीक हो जाएंगे। और प्लस वाले में भी यही उसकी रीजन है कि गार्बेज वैल्यू भी हट जाएगी, और अगर हमारा 0 उसमें वो ऐड कर भी देगा तो हमारी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आते हैं प्रोग्राम की तरफ। फैक्टोरियल कैलकुलेट हम कर रहे थे, इनको हमने 1 असाइन कर दिया। अब हमने सबसे पहले क्या है, इसको मल्टीप्लाई किया। f इज इक्वल टू, f में हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा f इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई बाय m। अभी फिलहाल इसमें क्या वैल्यूज थी, 1 और 1 थी, तो 1 और 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो f को 1 ही मिल जाएगा, राइट। और उसके बाद हमने कंडीशन लगा दी कि डज m इज इक्वल टू n, राइट, कि m जो है वो n के बराबर हो चुका है। अब फर्ज करें n अगर हमने यहाँ पे 4 दिया था, ठीक है जी, याद रखिएगा n की वैल्यू अगर हम 4 लेते हैं तो यहाँ पे आके f क्या है, 1 हो जाएगा, और m हमारा कितना है, 1 है, n हमारा 4 है, तो इक्वल नहीं है। इट मीन्स कि वो नो के केस में चला जाएगा। अगर ये जब हमारा 4m हमारा 4 हो जाएगा तो वो यस के केस में आके आउटपुट प्रिंट करा देगा। अभी हमारा नो है क्योंकि m हमारा 1 है, अभी तो हमने स्टार्ट की है, 1 है तो नो के केस में इधर आ गया। m इज इक्वल टू m प्लस 1। अब क्या किया उसने, m की वैल्यू 1 थी, प्लस 1 2 कर दिया उसने और ऊपर चला जाएगा, लूप चल गई इसकी। यहाँ m की वैल्यू उसने 2 की और ये यहाँ पे आ गया। अब वो मल्टीप्लाई करेगा f इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। क्यों, इसलिए कि m की वैल्यू यहाँ पे 2 हो चुकी है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 2। अब f के पास क्या वैल्यू आ गई, 2, ठीक है। इसको आपने याद रखना है, f के पास वैल्यू आ गई 2। अब आ जाए फिर कंडीशन चेक करने, डज m इज इक्वल टू n क्वेश्चन मार्क। आप यहाँ पे इफ भी लिख सकते हैं डज की जगह, एक ही बात है कि अब m2 इज इक्वल टू 4, नो, फिर नो हो गया, फिर ये नो के केस में इधर आ जाएगा। अब m की वैल्यू थी 2 में 1 का और एडिशन करेगा 3 हो जाएगी, 3 वाले केस में फिर इधर जाएगा। अब उसने क्या किया, f के पास क्या पड़ा था, 2 पड़ा था, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब हो जाएगा 6। अब f की वैल्यू हो गई 6, m की वैल्यू हमारे पास थी 3। यहाँ आया, जाहिर है फ्लो इधर ही आएगा ना, यहाँ आया, m की वैल्यू 3 उसने चेक की, n के बराबर नहीं है क्योंकि n हमारा 4 है, फिर नो का केस चलेगा, यहाँ आ जाएगा। अब m को वो कर देगा 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, m 4 हो गया, यहाँ गया, ठीक है। अब f के पास कितना पड़ा हुआ था, 6 था, 6 मल्टीप्लाई बाय 4, m 4 हो गया ना, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 तो कितना हो गया, 24, f को मिल गया 24। अब उसने आके चेक किया, यहाँ पे m 4 हो गया था, 4 इज इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू हो गई हमारी। इसका मतलब है कि फैक्टोरियल हमारा कैलकुलेट हो चुका है, हम n की वैल्यू तक पहुंच चुके हैं, ठीक है जी। हमने यही कहा था कि 1 से हमने स्टार्ट करना है और n की वैल्यू तक पहुंचना है, और जितने भी उसके इन बिटवीन करेक्टर डिजिट्स होंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। अब हम n तक पहुंच चुके थे, m हमारा 4 हो चुका था और हमारा जो फैक्टोरियल है वो 24 कैलकुलेट हो चुका था। तो येस का केस हो जाएगा रन, क्योंकि हमारी ये कंडीशन ट्रू हो गई, येस हो गया, और आउटपुट f उसने प्रिंट करा देनी है। f में क्या वैल्यू थी, 24, तो 4 का जो फैक्टोरियल है वो भी 24 है। इट मीन्स कि हमारा ये प्रोग्राम सही चल गया है, ठीक है। और जब ये आउटपुट प्रिंट करा देगा तो एंड हो जाएगा, राइट। हमने जब पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि डेस्क चेकिंग के बारे में बताया था। डेस्क चेकिंग क्या होती है कि रनिंग ऑफ द प्रोग्राम ऑन द पेपर इज कॉल्ड डेस्क चेकिंग, कि हमने जो प्रोग्राम बनाया है, जो स्टेप्स लिखे हैं, क्या हमारे वो सही वर्क करते हैं कि नहीं, हम उस चीज को पेपर पे चेक करते हैं। तो ये जो अभी मैंने आपको इसके ऊपर परफॉर्म करके दिखाया, दैट इज कॉल्ड डेस्क चेकिंग।
यानी अगर हमारा प्रोग्राम जो है वो पेपर के ऊपर सही रन हो रहा है तो इट मीन्स कि वो कंप्यूटर पे भी सही रन होगा। अब मैंने यहाँ पे आपको रन करके दिखाया ना प्रोग्राम कि कैसे कैसे फ्लो जाएगा, कैसे कैसे वैल्यूज वेरिएबल की चेंज होंगी और आंसर आपके पास आ जाएगा। जैसे ही आंसर हमारा कैलकुलेट होगा वो आउटपुट हमारी प्रिंट करा देगा और एंड कर देगा। तो यही हमारी डेस्क चेकिंग होती है। ठीक है जी, ये था प्रोग्राम टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट है बेटा, ये लीस्ट नहीं है, इसको करेक्ट कर लें, ये लीस्ट है। लीस्ट यानी कम से कम, LEAST लीस्ट कॉमन फैक्टर है, मल्टीपल ऑफ 2 नंबर्स एलसीएम, राइट। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है जी, ये हमारा प्रोग्राम बिगिन हुआ एलसीएम का। जाहिर है एलसीएम जो है हम 2 नंबर्स का ही लेते हैं ऑब्वियसली। तो एंटर फर्स्ट नंबर N1, एंटर सेकंड नंबर N2। उसके बाद हमने कंडीशन लगाई कि N1 जो है N2 से ग्रेटर अगर होगा तो एक एलसीएम नाम का हमने वेरिएबल ले लिया, उसको हमने N1 असाइन कर दिया। अगर N1 जो है वो N2 से छोटा है तो एलसीएम को हमने N2 हमने दे दिया। यानी यहाँ पे ये चीज हमारी डिसाइड हो जाएगी कि एलसीएम जो है वो N1 है या N2 है, राइट। तो ये जैसे आप करते हैं ना, कोई भी मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें सबसे अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो उसमें आप लिख देते हैं फर्ज किया कि दिस नंबर इज इक्वल टू दिस। ये वही चीज यहाँ पे परफॉर्म की हुई है कि उसने 2 नंबर लिए N1 N2। उसने पहले फर्ज कर लिया कि जो एलसीएम है वो पहला नंबर है। उसने कहा कि अगर N1 जो है वो N2 से बड़ा होगा तो N1 एलसीएम होगा, अगर N2 छोटा है तो जो है वो एलसीएम N2 होगा। ठीक हो गया। अब उसके बाद देखिए फ्लो कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे फ्लो आ रहा है, लूप लगी है। लूप क्या लगी है कि एलसीएम को अगर हम रिमाइंडर उसका लें N1 से, ठीक है, और आंसर 0 आए एंड एलसीएम का रिमाइंडर लें N2 से, यानी एलसीएम यहाँ पे जो भी आया है N1 आया है या N2 आया है, जो भी है वो उनको हम N1 और N2 से दोबारा डिवाइड करें, रिमाइंडर उसका लें और अगर वो 0 आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा, द एलसीएम ऑफ N1 प्लस N2 इज एलसीएम, राइट। तो क्या होगा, वो इसको N1 और N2 को ऐड करके, ठीक है, एलसीएम ऑफ N1 एंड N2 इज एलसीएम, यानी यहाँ पे जो भी नंबर इसको असाइन किया हुआ होगा ना एलसीएम को N1 या N2, फर्ज कर लेते हैं कि यहाँ पे N1 मिल गया। N1 हमने लिया इसका 6 और N2 हमने लिया 2, ठीक हो गया। N1 6 लिया, N1 2 लिया। अब ये यस वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो एलसीएम में हमारा आ गया N1, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाए, लूप में आ जाए। अब N1 हमारा क्या था, 6 था, 6 मॉड 6, रिमाइंडर हमारा क्या आया 0, ये ट्रू हो गया। एंड, ठीक है, एंड क्या आया, एलसीएम मॉड N2, N2 हमारा क्या था 2 था और एलसीएम में हमारा क्या वैल्यू थी 6 थी, ठीक है। 6 मॉड 2 इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 ही बचता है ना। 6 को 2 से जब हम डिवाइड करते हैं, 2 3 6 हो गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 बचा। यानी हमारी ये दोनों की दोनों कंडीशंस ट्रू हो गई। तो ट्रू के केस में ये हमारा कहाँ जाएगा, ये, ठीक है, इस कंडीशन पे आ गया। इस कंडीशन पे जब आया तो उसने हमें प्रिंट करा दिया एलसीएम। जब हमारी कंडीशंस ट्रू हो गई उसने हमें ये प्रिंट करा दिया। ये मैसेज आपको डिस्प्ले होगा, ये डबल कोट्स में लिखा हुआ है ना, यहाँ तक, ठीक है। एलसीएम ऑफ N1 एंड N2 इज, यहाँ तक, ये जैसे आप लिखते हैं कि आंसर इज इक्वल टू, ये वो चीज है, यहाँ से लेके ये वाली दिस वन, यहाँ से ये चीज जो यहाँ तक है, ये आपका, जैसे आप लिखते हैं आंसर इज इक्वल टू, आगे आप आंसर लिखते हैं, तो ये आंसर इज इक्वल टू वाला जो मैसेज है ये वो है कि एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस इज दिस, ठीक है। ठीक हो गया। और आगे एलसीएम बता दिया उसको, एलसीएम में जो भी नंबर होगा, ठीक है।
और फिर जो है ये यहाँ पे आया कंट्रोल, राइट, फिर यहाँ पे चला गया, एलसीएम जो है वो उसमें एक का इंक्रीमेंट हो गया यानी 7 हो गया। अब यहाँ पे फिर वो लूप चेक करेगा, ठीक है, लूप चेक उसने की तो क्या हुआ कि ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई, 7 हो गया ना, 7 मॉड जब हम 6 करेंगे तो आंसर 0 नहीं आएगा। यहाँ पे भी 7, एलसीएम पहले हमारा 6 था, जब यहाँ से होके गया ये उसने प्रिंट करा दिया आंसर हमारा, और फिर जब यहाँ वापस गया तो एलसीएम में 6 में 1 का इजाफा हो गया था, 7 हो गया था। फिर यहाँ आके जब दोबारा उसने लूप चेक की तो 7 मॉड n1 यानी 7 मॉड 6 इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0, वो तो नहीं होता, ठीक है, 0 रिमाइंडर नहीं होता 7 को 6 से डिवाइड करें तो, और ना ही 7 को 2 से डिवाइड करने पे 0 आता है। इसका मतलब है कि हमारी जो है वो कंडीशन फॉल्स हो गई। ये फिर फॉल्स वाले केस में इधर चला जाएगा, फिर एलसीएम में 1 का इंक्रीमेंट कर देगा, यहाँ आएगा तो लूप से फिर ये बाहर आ जाएगा, ये एंड हो जाएगा, यानी उसका जो एलसीएम है वो क्या आया, ठीक है जी, वो आपको एलसीएम में यहाँ पे वो प्रिंट करा देगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इनपुट अ नंबर एंड डिस्प्ले इट्स फैक्टर्स, कि एक नंबर को इनपुट कराएं और उसके जितने भी फैक्टर्स हैं यानी उसके मल्टीपल्स जितने हैं वो हमने डिस्प्ले करने हैं। तो देखते हैं इसका फ्लो चार्ट कैसे बनता है। ठीक है जी, ये एल्गोरिदम आ गया, ये इसका फ्लो चार्ट बना हुआ है। इसी एल्गोरिदम को जब हम इन के अंदर बंद कर देते हैं सिंबल्स के अंदर तो वो आपका फ्लो चार्ट बन जाता है। तो एक इसमें मैंने कहा कि आपको एल्गोरिदम भी साथ साथ बता दूं कि क्या होता है। ठीक है जी, ये फ्लो चार्ट की तरफ आ जाएं। ये स्टार्ट का सिंबल है, रीड नंबर ऑफ मल्टीपल्स, ये वही इनपुट n आप इसको फर्ज कर लें कि यहाँ पे उसने वेरिएबल का नाम ले लिया रीड नंबर और नंबर ऑफ मल्टीपल्स, यानी 2 वेरिएबल उसने लिए, रीड कराए, या उसको आप रीड करा लें या उसको आप इनपुट कह दें, एक ही बात है। ठीक है जी, तो ये 2 हमारे पास वेरिएबल हो गए, एक नंबर हो गया, एक हो गया नंबर ऑफ मल्टीपल्स। ठीक हो गया। सेट काउंट इज इक्वल टू 1, ये वही काउंट है जैसे हमने पहले भी बात की पिछले फ्लो चार्ट में कि जिसके साथ मल्टीप्लिकेशन होनी होती है या कोई एडिशन हमने करना होता है उसको हम पहले 1 और 0 असाइन करते हैं उस वेरिएबल को, तो ये उसी सिलसिले में इसको 1 असाइन कर दिया गया। काउंट करेगा ना कि कितने इसके फैक्टर्स हैं, ये इसलिए उस काउंट के लिए उसने 1 असाइन किया। अब कंडीशन उसने लगाई यहाँ, अब ये मतलब डायमंड छोटा था, उसने यहाँ पे डी लगा दिया और यहाँ उसने बता दिया कि डी इज इक्वल टू इफ काउंट लेस इक्वल टू नंबर ऑफ मल्टीपल्स, यानी काउंट में ये देखें यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा होगा, ये देखें यहाँ पे। अब काउंट इंक्रीमेंट होता होता कहाँ तक जाएगा, जहाँ पे नंबर ऑफ मल्टीपल्स की वैल्यू तक जाएगा। ठीक है, जब तक ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी तो आपका जो है वो लूप चलती रहेगी, फॉल्स होगी तो आपका जो है वो आंसर जो है वो डिक्लेयर कर देगा। तो आप इस डी की वैल्यू को इसके अंदर भी लिख सकते हैं, पेपर पे बनाएंगे जब तो ये आप बड़ा सिंबल बना के ये पूरी इफ की कंडीशन यहाँ भी लिख सकते हैं। उसने क्या किया, स्पेस कम होने की वजह से यहाँ पे डी लिख दिया और यहाँ डी को बता दिया गया है कि डी है क्या। इफ काउंट लेस इक्वल टू नंबर ऑफ मल्टीपल्स, तो वो चेक करेगा, अगर ट्रू हो जाएगा तो रिजल्ट इज इक्वल टू काउंट इनटू नंबर आ जाएगा और प्रिंट रिजल्ट कर देगा। ठीक है, और फिर जो है यानी उसका एक फैक्टर डिस्प्ले कराने के बाद उसका एक फैक्टर डिस्प्ले कराया और फिर उसने काउंट में इंक्रीमेंट किया, फिर बैक किया, फिर उसने जो है वो चेक की कंडीशन। ठीक है ना, फर्ज करें कि अगर हम इसका 4 लेते हैं तो जब 1 से स्टार्ट करेगा और जब तक वो 4 तक नहीं पहुंच जाता तो ये लूप चलती रहेगी। ठीक है, उसने 1 को डिस्प्ले कराया, उसने जो है वो 2 अगर उसका फैक्टर होगा तो वो कराएगा, 3 फैक्टर होगा, 4 का फैक्टर 3 तो नहीं है तो इसलिए जो है वो 3 को नहीं कराएगा। राइट, तो जैसे ये कंडीशन हमारी फॉल्स होगी तो क्या होगा कि ये फॉल्स की सूरत में ये स्टॉप हो जाएगा और ट्रू की सूरत में हमारा ये प्रोग्राम चलता जाएगा और उसके फैक्टर्स जो हैं उसको वो प्रिंट कराता जाएगा। जब फैक्टर्स उसके पूरे प्रिंट हो जाएंगे और हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो इस कंडीशन से बाहर आ जाएगा फॉल्स के केस में और हमारा प्रोग्राम जो है वो स्टॉप कर देगा। ठीक है जी, ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 1.4
ठीक हो गया। 1.4 के आपके जो हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करके दिखाए, फ्लो चार्ट जो है वो सॉल्व करके दिखाए। नेक्स्ट लेक्चर तक अगर कोई प्रॉब्लम है किसी भी फ्लो चार्ट में तो आप वीडियो के नीचे जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर आप क्वेश्चन करें, आपको वहीं पे आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी, बेस्ट वे है कि उसी वीडियो के नीचे आप जो है कमेंट कर दिया करें, चाहे आपका कोई क्वेश्चन है, कोई रिमार्क है, जो भी है, ठीक है, ताकि आपको वहीं पे जो है वो आंसर भी आपको उधर ही मिल जाया करेगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।